Namaskar. Welcome to our very special program. Today we have with us Dr. L.K. Tripathi, who is the leading nephrologist of our country. So let's welcome him. Sir, welcome to our show. Namaskar. नमस्ते। सर, हमने अपने दर्शकों को बताया दैट यू आर द फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकों के बिहाफ से मैं पूछना चाहूंगी कि नेफ्रोलॉजिस्ट होते कौन है? नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं किडनी स्पेशलिस्ट। तो अलग अलग विधाएं हैं। सर्जन जो सर्जिकल साइड है उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो मेडिकल पार्ट डील करते हैं किडनी के फंक्शंस के लिए, किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वैसे गुर्दा रोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं, लेकिन वो फिर हिंदी में दोनों कॉमन हो जाता है। तो यूरोलॉजिस्ट मीन्स सर्जिकल साइड एंड नेफ्रोलॉजिस्ट इज dealing with dialysis, transplant and other clinical part of the nephrology, kidney disease is nephrology. ओके, तो आप उनमें डील आउट करते हैं। तो यू आर द बेस्ट वन टू डिस्क्राइब कि हमारी बॉडी में जो किडनी पार्ट है, हम सोचते हैं हमारी किडनी में ये हो गया, सुनते हैं बेसिकली एंड समझ नहीं आता। बेसिकली हमें समझ नहीं आता हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले वो डिस्क्राइब कर दीजिए। किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, और अगर आप जाने तो फैक्ट ये है कि लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट है। दोनों किडनियाँ मिला के 1% भी नहीं बॉडी वेट का। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि 20% हमारे हार्ट से जो पर मिनट ब्लड निकलता है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, तो वो किडनी में जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं जो पार्ट 1% से कम वेट एंड साइज़ में है, वो 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है बॉडी की। तो आप कितना बॉडी में कोई भी चेंज हो, आपका मन से लेके और आपके विचार, आपकी कोई दवाइयाँ आप खा रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, किसी प्रकार की और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सब कुछ किडनी को 20 गुना इफेक्ट करेंगी, क्योंकि छोटे सा ऑर्गेन है, उस पर बोझ बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा अंत में सब कुछ होने के बाद अब कहते हैं पेशेंट डायलिसिस पे आ गया या किडनी ख़राब हो गई। उसका रीज़न ये है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और पूरा जो सफाई का काम है, आज के दिन में आप कोविड के एरिया में भी सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी बनाना है या साफ़ सफाई रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्किंग रखना है। सबका रीज़न यही है कि बेसिकली इन्फेक्शन जो है बचाना है, क्योंकि इन्फेक्शंस का लास्ट जो एंड रिजल्ट है वो किडनीज पे यूजुअली आता है। हार्ट का काम मेरा पंप है, किडनी का काम पूरा फिल्टर करना है। तो हम कहते हैं कि किडनी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसका जीनियस जो है, उसको कम से कम 150 चीज़ें नोन अननोन फैक्टर्स हैं जो कि किडनी फिल्टर करके फिर रीअब्जॉर्ब करती है और उसके थ्रू यूरिन बनती है। तो यूरिन जो है किडनी का जीनियस बताती है कि किडनी कितनी इंट्रिकेट ऑर्गन है। इतना आसान नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो हार्ट उसके मुकाबले कुछ नहीं है। आप सुनते हैं स्टेंटिंग कर दी, बात ठीक हो गई। तो स्टेंटिंग तो केवल नाली साफ करने वाली बात हुई, लेकिन किडनीज सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैनी ऑर्गेन्स, मैनी हार्मोन्स, सब कुछ मैनेज करती है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट और है कि किडनीज पर डे नॉर्मली 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है नॉर्मली, और जिसमें से 189 लीटर अंदर फिर से आ जाता है। मींस उसका ये कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लीटर को छोड़ के पूरा फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर ये कैपेसिटी नहीं होती है तो जब किडनी ख़राब होने लगती है तो लोग कहते हैं हमें पेशाब ज़्यादा आ रही है। उसका रीज़न ये भी है कि वो फंक्शन जो रीअब्जॉर्प्शन का था वो नहीं हो पा रहा है, और हमारे सब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब उल्टे सीधे, सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम हाई हो जाएगा, यूरिक एसिड हाई हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, मैग्नीशियम हाई हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉब है माइंड का। माइंड के बाद, ब्रेन के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेन है तो किडनी है। तो देखा जाए तो ब्रेन और किडनी सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेन्स हैं। तो दोनों एक साथ वर्क करते हैं? हाँ, वो तो फीडबैक कंट्रोल होता है। जैसे भी कोई अगर बॉडी में पानी की कमी है तो आपको थर्स्ट मैकेनिज्म जो होता है, तो ब्रेन को पता चलता है कि भाई पानी कम हो रहा है, बॉडी को पानी चाहिए, तो आपको प्यास लगती है। उसी तरह जैसे आप डायबिटीज़ में हैं, पेशेंट है, तो ज़्यादा यूरिन होगी तो फिर से ज़्यादा प्यास लगेगी। तो डायबिटीज़ के 3 क्लासिकल सिम्टम्स ही होते हैं कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना और ज़्यादा भूख लगना। तो डायबिटीज़ का ये 3 फंक्शन किसी को डायबिटीज, तो ये फीडबैक कंट्रोल है। बॉडी में एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो जो भी है वो फीडबैक कंट्रोल होता है। जहाँ भी भूख लगने की बात होगी तो आँख से फीडबैक जाएगा, अगर प्यास लगेगी तो फिर वो किडनी का एरिया से जाएगा कि पानी कम हो रहा है, सोडियम ज़्यादा हो रहा है। तो सब कुछ फीडबैक कंट्रोल से है। हम पानी की बात करते हैं और बहुत सुना है कि पानी बहुत ज़्यादा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पानी पीना चाहिए, बहुत पीना चाहिए, लेकिन
कई लोगों के मुंह से ये भी सुना है एक्सेसिव वाटर नहीं इंटेक बिल्कुल करना सही है, चाहिए। हाँ, बिल्कुल तो सही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लेवल के बाद अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर बॉडी में सोडियम का प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा रेशियो, और नमक कम होगा और उसके खतरनाक इफेक्ट जैसे कन्फ्यूजन होना या कॉमा होना, यहाँ तक की स्थितियाँ आ जाती हैं। तो बॉडी पानी एक्सेसिव कभी भी नहीं पीना चाहिए। डेफिनेटली एक हर व्यक्ति का पानी का इंटेक डिपेंड करता है कि उसका साइज, वेट कितना है, उसका किस सीजन में है, वो उस समय क्या वर्क करता है। अगर कोई लेबर है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा प्यास लगेगी, गर्मी के दिनों में एक लेबर को ज़्यादा प्यास लगेगी। एक सामान्य बाबू वर्ग के लोग या जो डॉक्टर्स या जो वर्किंग वाइट कॉलर पीपुल हैं वो लोगों को कम प्यास लगेगी, क्योंकि वो घर में एसी में बैठे हुए हैं या ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर रहे हैं। तो क्या सीज़न है, क्या उसका बॉडी वेट है, क्या उसकी जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ वर्क हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी सूरत में 3 से 5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये भ्रम है कि ज़्यादा पीने से आपकी किडनी साफ़ हो जाएगी या पेशाब में इन्फेक्शंस नहीं होंगे, उसका प्रभाव एक लिमिटेड रूप में ही है। ये भी स्टोन डिजीज़ में भी आता है कि ज़्यादा पानी पियो निकल जाएगा, तो वो गलत बात है, क्योंकि उससे फिर ऑब्सेसिव ड्रिंकिंग शुरू हो जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लो हो जाएगा, क्योंकि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, नमक वही सामान्य है, तो पानी कम, नमक कम हो जाएगा और बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, बॉडी में ब्रेन में स्वेलिंग भी आ जाती है और प्रॉब्लम्स होती है। तो एक सामान्य प्राणी को 3 से 5 लीटर डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स लेना चाहिए। पानी मीन्स पानी नहीं होता, पानी मीन्स दूध, चाय, छाछ, लस्सी, हाँ, लिक्विड पार्ट। तो आप जूस ले रहे हैं या आप सब्जी दाल ले रहे हैं, वो सब भी पानी में इंक्लूड होता है। हाँ, तो पानी अगर 3 लीटर बोला जा रहा है, मतलब पानी अगर प्योर वाटर अराउंड 1 से 1.5 लीटर, और उसके अलावा 1.5, 2, 3 लीटर में ये सब डिपेंडिंग, अगर गर्मी है तो थोड़ा ज़्यादा, जाड़ा है तो थोड़ा कम। तो ये फैक्टर, और किसी को उल्टी दस्त हो गए, डिहाइड्रेशन हो गया, उसकी बात अलग है, तब डेफिनेटली उसको हमें रिप्लेनिश करना पड़ेगा, चाहे आईवी फ्लूइड हम लोग देते हैं, तब पानी बढ़ाना 5-10 लीटर तक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर उतना उसको डिहाइड्रेशन हुआ है तो डिपेंड करता है आपका हाइड्रेशन की स्टेज क्या है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज तक हम सब मिसअंडरस्टूड कर रहे थे कि 3 से 5 लीटर जो पानी है एक एक हेल्दी लिविंग बीइंग के लिए, तो वो सिर्फ पानी नहीं है, क्योंकि ये बाकी चीज जूसेस वगैरह के अलावा भी लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें पानी लेना है क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। यहाँ एक बात और जोड़ना पसंद करेंगे कि पानी भी जैसे आप सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, हर चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन देती है, उसी तरह पानी का भी प्रोसेसिंग होती है। तो चाहे वो किडनी को प्रोसेस करना हो, चाहे हार्ट को प्रोसेस करना हो, पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, किडनी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट न्यूट्रल थिंग, इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस्ड। तो जहाँ भी प्रोसेसिंग होगी उस पर एक्स्ट्रा वेट आप दे रहे हैं, तो अननेसेसरी पानी देना उस तरफ से भी गलत है, क्योंकि किडनी और हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, और जहाँ भी ज़्यादा फंक्शन होता है वहाँ पे डिसफंक्शन भी बाद में हो जाता है। बट एक चीज और देखने को मिलती है सर यहाँ पे कि गर्मियों में जैसा आपने कहा जो लेबर क्लास होती है वो ज्यादा पानी इंटेक करती है, बट जो ऑफिसेस में होते हैं, जो एसी में रहते हैं, वो नहीं लेते हैं उतना। तो उस सिचुएशन में उनकी किडनी हार्मफुल नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यास तो लग नहीं रही है। उसमें भी पैराडॉक्स है। ये मान लेना कि एसी में बैठ के पानी की जरूरत नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि एसी से भी ड्राई इन्वायरमेंट बनता है। अगर आप देखें ड्राई आई सिंड्रोम होता है, कई लोगों को एसी में भी नॉर्मल प्यास लगती है, क्योंकि एसी भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण बनाती है जिससे कि बॉडी में ड्राइनेस आती है। तो नॉर्मल इंटेक उनको भी लेना है, ये नहीं कि हम एसी में बैठे हैं तो हम पानी नहीं लेंगे। तो एक सामान्य रूप से कम ले, लेकिन ये नहीं है कि नहीं लेना है। अगर कुछ लोगों को कम पानी पीने की आदत होती है, उनको कई लोग पीना बोलते हैं हमें तो प्यास ही नहीं लगती, तो उनको गलत है, फिर उनसे उनकी यूटीआईज की इंसिडेंस या स्टोन का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा। उन्हें चेकअप की जरूरत पड़ती है, चेकअप की जरूरत पड़ती है, और प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि डेफिनेटली यूरिन का फ्लो कम होगा। तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होना है, ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होना है, हमें यू वॉल्यूमिक रहना है। तो उसका मतलब ये होता है कि जब और बॉडी के हर सेल में प्यास लगती है, जैसे आपको प्यास लगती है तो वो तब लगती है जब कई सेल्स को प्यास लगती है। तो सेल्स की हर एक सेल जो है यूनिट होता है, आपने बायोलॉजी में कभी पढ़ा होगा कि सेल एक यूनिट है। तो उसी तरह हर सेल में जब प्यास लगेगी तो अपने आप बॉडी को प्यास लगती है, और इसीलिए जब अपने प्यास को फॉलो करिए। दूसरा एक बड़ा अच्छा फॉलो करने का तरीका है प्रैक्टिकल, कि अगर आपकी यूरिन डार्क हो रही है, डार्क येलो हो रही है, तो आपको इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। आपका यूरिन बीच में ग्रे टाइप है तो ठीक है, मीन्स आपका हाइड्रेशन ठीक है। और अगर डार्किश यूरिन है, किसी कारण से दवाइयाँ लेते हैं उसके साइड इफेक्ट, मतलब वो जैसे बीकोसूल आपने लिया तो पीली यूरिन आ गई, या पीलिया बीमारी हुई तो पीली, वो तो अलग है। लेकिन अगर नॉर्मली पीला या डार्क पीला यूरिन आ रहा है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं और आपको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। और एकदम सफ़ेद भी ना हो, बीच का ग्रेइश कलर हो तो बेटर होता है। तो एक तो प्रैक्टिकल सजेशन ये है कि आप यूरिन के कलर को देख के भी अपना हाइड्रेशन देख सकते हैं। एंड अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो इमीडिएटली आपको कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर के साथ।
कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों माइंड में आ रही है, अननेसेसरी भी बहुत सारी चीजें सोच में आ रही है। थिंग इज सब कह रहे हैं कि हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है और बहुत मेजर फॉर्म में कर रहा है, तो क्या किडनी पे भी इसका इफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं? अभी तो ये अंडर इवेल्युएशन फेज है और अभी तक हम लोग को भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली किडनी, जैसा हमने बताया कि क्योंकि किडनी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बॉडी में कोई भी चेंज होगा किडनी को भी अफेक्ट कर रहा है और अच्छा खासा इफेक्ट कर रहा है। कई पेशेंट को हम लोग को डायलाइज करना पड़ता है, लेकिन ये कम देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोविड रिकवरी हो गई तो पेशेंट की लॉन्ग टर्म किडनी इन्वॉल्वमेंट कम देखा जा रहा है अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, और वो तो समय बताएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली किडनी, लीवर, ब्रेन और हार्ट सब पे इफेक्ट कर रहा है। जहाँ तक स्वस्थ रहने की बात है, एक हम बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहेंगे कि स्वस्थ मतलब होता है स्व में स्थित। WHO हेल्थ की परिभाषा देने में अभी तक अक्षम रहा है। WHO ने 50-60 सालों में पहले लिखा कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज मे बी कॉल्ड एज हेल्थ। बाद में उसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी जोड़ा गया, लेकिन स्वस्थ ऋषियों ने हमारे हजारों साल पहले बोल दिया स्वस्थ। स्वस्थ मीन्स जो स्व में स्थित हो, जो आत्मज्ञानी हो, जिसे अपने एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ। तो स्वस्थ होना स्पिरिचुअल कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आज इतनी बातें हो रही हैं? आज हम सोचते हैं कि 4 आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के या 4 चीज़ें करके हम स्वस्थ हो जाएंगे, ये आसान नहीं है। स्वस्थ होना मीन्स मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आप स्वस्थ हों। आप जैसे आपका बिहेवियर भी सही हो, आप 4 लोगों से डील करते हैं, वहाँ बिहेवियर क्या हो रहा है, भगवान के साथ आपका क्या रिश्ता है, उसको आपका पता है कि नहीं, आप आत्मा है कि शरीर है, ये पता है कि नहीं। क्योंकि जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आप शरीर को खाली ऊपर से एक तरह से आप ऐसे चादर ओढ़ लेंगे कि आप स्वस्थ हैं, सो कॉल्ड वेट मेंटेन्ड है, या आपके 6 एप्स दिखाई दे रहे हैं, वो स्वस्थ नहीं होता। वो 1 पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, लेकिन जो और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत अच्छा हो सकता है हेल्दी, सो कॉल्ड फिजिकल हेल्दी व्यक्ति भी कई बार मेंटली या सोशली या अदरवाइज स्पिरिचुअली अनहेल्दी हो सकता है, और जो बहुत कॉमन है। तो आज ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सब अनहेल्दीनेस की निशानी है। तो आपको बैलेंस डाइट के साथ बैलेंस माइंड होना भी बहुत जरूरी है। और जब बैलेंस माइंड होगा तो जो खान पान हो, चाहे आहार विहार, हमने गीता में कहा आहारस्य विहारस्य, तो आहार और विहार उसमें सब कुछ आ जाता है। आहार विहार में ये होता है कि आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, और हमारा दिमाग क्या सोच रहा है। और आहार में तो सब कुछ आता है, पानी, दूध, चाय, और आपका गिलोय से लेके और अशोकारिष्ट तक सब आता है। तो बेसिकली स्वस्थ होना पूरी एक बॉडी का सिस्टम है, जिसमें माइंड, आपका चित्त, आपका अहंकार और मन, सब कुछ ये मिल के सब आपको चलेंगे, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे और तभी समाज को आप एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसमें भी उसका आंसर छुपा हुआ था कि जैसे आहार विहार का ध्यान रखना है कि आपका सही समय से उठना, सही समय से सोना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, डाइट में घी, तेल, मीठा, मिठाई, मैदा और रिफाइंड तेल जैसी चीज़ों को बचाना, ओबेसिटी को, क्योंकि अब डायबिटी एक डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो अब हमारी प्रॉब्लम्स माल न्यूट्रिशन में ज़्यादा, अंडर न्यूट्रिशन की नहीं है, अब ओवर न्यूट्रिशन की ज़्यादा आ रही है। पिज़्ज़ा, पराठा, सिगरेट, शराब, लेट नाइट्स, ये सब जो निगेटिव्स हैं, ये आपको एक पूरा सिस्टम जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप करते हैं, और उससे फिर किडनी, हार्ट, लीवर सब इन्वॉल्व होता है। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। और किडनी के लिए भी वही सब चीज़ें जो हमने गिनाई कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, नॉन वेज नहीं लेना चाहिए, और मोटापा नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए, अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम कहना चाहेंगे कि हर दवाई वर्चुअली सबके साइड इफेक्ट होते हैं, जो पुराने ज़माने से लोग सुनते आए हैं, और उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसको देखो पेन किलर लेता है, अगर बुखार आ रहा है, हाँ, तो जो बुखार हो रहा है तो वो तो आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बुखार होना कोई निगेटिव बात नहीं है। बुखार जिसको हो रहा है, कहते हैं ना, जिसको बचपन में सुनते आते, गाने आते थे कि जो तरसाए गए उनको तड़पाया नहीं जाता, जो दुखी है उनको और दुखी नहीं किया जाता। उसी तरह जो खुद ही बेचारी बॉडी दुखी है वो बुखार नहीं आएगा उसको। जो एक हेल्दी बॉडी है उसको बुखार आना, खांसी आना, छींक आना, इसकी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है अपने को। अगर हमें बुखार आ रहा है कोविड से या किसी वायरल फीवर से, तो बॉडी रिएक्ट कर रही है और अपने प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसको दबाना क्यों? या हम हर आदमी पेंटोसिड और ओसिड खा रहा है, क्यों खाए भाई? अगर एसिडिटी हमारी जठराग्नि बनाई गई है कि वो खाने को पचाएगी, और हल्का सा एसिड ओवर हो रही है, तो उसको भगवान ने बनाया है कि खाना पचाना है। आप उसको पेंटोसिड लेके दबा देंगे, उससे क्या होगा
कि खाना भी नहीं पचेगा, फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू होगा, फिर पेट की और समस्याएं शुरू होंगी। तो हर चीज़ को दबाने की जो एटीट्यूड है ये गलत है। और उसके लिए दवाइयाँ, हर बुखार के लिए दवाई, एसिडिटी के लिए दवाई, ये क्या तमाशा है। तो बेसिकली दवाइयों का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है और उसी से किडनी लीवर पे आज बीमारियाँ आ रही हैं। तो दवाइयों का दुरुपयोग, खान पान में सहयोग होना, एक्सरसाइज करना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जिसको ठीक हो जाए तो काफ़ी हद तक किडनी भी हमारी किडनी भी हेल्दी हो जाएगी। अच्छा सर, कई बार देखा गया है कि जब हमारी किडनी दोनों एक साथ वर्क कर रही है तो एक किडनी खराब हो जाती है और एक किडनी हेल्दी रहती है, ये क्या हो सकता है? उससे कई कारण हो सकते हैं, हमने सुना है बहुत। हाँ, हो सकता है। उसका यूजुअली जो बीमारियां किडनी को मेटाबॉलिकली इन्वॉल्व करती हैं, जैसे डायबिटीज। बट आपने कहा दोनों एक साथ वर्क करती हैं ना? नहीं, साथ करती नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। कई बार बचपन से ही एक ही किडनी होती है। हाँ। कई बार एक किडनी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है या स्टोन हो जाता है जो दूसरी किडनी में नहीं है। हाँ। तो ऐसा तो संभव है। और लेकिन ये भी संभव है कि एक ही बीमारी से किडनी, दोनों ही किडनी सामान्य रूप से मतलब इन्वॉल्व हों, जैसे लूपस नेफ्राइटिस, जैसे डायबिटीज, जैसे कोई ड्रग्स देते हैं, कोई पॉइजनिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, कोई जॉन्डिस होती है। तो जो शरीर को सब अंगों को इन्वॉल्व करते हैं और किडनी को भी दोनों को समान रूप से इन्वॉल्व करते हैं और इम्प्रूवमेंट भी दोनों में ही होता है। लेकिन कुछ विषय, जैसे किसी एक स्टोन में स्टोन आ गया, किसी में ट्यूमर हो गया, किसी में कोई और कारण से इन्फेक्शन हो गया, तो उस सिलसिले में, या किडनी किसी कारण से हम लोग ट्रांसप्लांट दिया है, किडनी निकाल दी गई, तो वहाँ पे एक किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जन्म से भी कई बार एक किडनी छोटी बड़ी हो सकती है। तो दोनों ही ऑप्शंस हैं। कई बार किडनी एक बार परेशान होती है, कई बार दोनों ही परेशान होती है। और किडनी में जो स्टोन्स का आए दिन हम सुनते हैं, बहुत मेजर चीजें ये होती हैं, बहुत लोगों के साथ हुआ है कि किडनी में स्टोन आ जाना, तो वो कैसे होता है? नहीं, स्टोन तो सिंपल बालू के कण होते हैं, जैसे वो छोटे छोटे कण मिलके स्टोन बन जाते हैं। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो पानी की कमी ही होती है। तो कुछ एरियाज में, जैसे अब राजस्थान है जहाँ पे पानी की कमी है, लोगों ने आदत कम पानी पीने की बना ली। कुछ एरियाज ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो मेन कमी तो पानी की कमी। लोग गलत बताते हैं कि टमाटर खा लो या पालक खाने से होता है, ये सब गलत है। हाँ, लेकिन दूसरा एक विशेष कारण होता है जहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा होता है, वहाँ भी, और साथ में पानी की भी कमी है, तो दोनों मिलके कई बार यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और उसके वजह से भी स्टोन्स हो सकते हैं। लेकिन मेनली पानी की कमी से। इसलिए आपने सुना होगा कि जब स्टोन्स होते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाए। वहाँ भी ज़्यादा न लिया जाए, लेकिन नॉर्मली से थोड़ा सा 1 से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा कर लें पानी पीने वाली चीज़ें, तो उससे फ़ायदा मिलेगा और स्टोन सिंपल वो बह जाएगा या टूट जाएगा। और जब बड़े स्टोन होते हैं जो करीब 10 मिलीमीटर से ज़्यादा के होते हैं, उनको फिर आइदर लेसर या किसी और तरह से निकालना पड़ता है। लेकिन कई बार होता है कि स्टोन निकलने के बाद भी जो किडनी में हमारे स्टोन के थोड़े कण रह जाते हैं, वो फिर ग्रो करने लग जाते हैं। हो सकता है, लेकिन कई बार ना स्टोन्स पड़े रहते हैं लेकिन नुकसान नहीं करते। तो स्टोन्स वही नुकसान करते हैं जो नीचे यूरेटर में उतरते हैं और ब्लॉक करते हैं। अगर वो किडनी में पड़े हुए हैं तो लंबे समय तक पड़े रहते हैं, कई बार नुकसान नहीं करते। जैसे सड़क के किनारे पड़े हुए स्टोन कभी नुकसान नहीं करते, जो सड़क के बीच में आता है वो नुकसान कभी कभी जब उतरते हैं। वो ज़्यादातर अगर खासकर बड़े स्टोन्स ना उतर पाते हैं और ना पेनफुल होते हैं। जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो परेशान भी करते हैं, क्योंकि उतरते हैं जब पतली नली से नीचे आते हैं तब पेनफुल होते हैं। तो यूजुअली पेनफुल स्टोन्स मीन्स छोटे स्टोन्स, और यूजुअली वो मूव कर रहे हैं। अगर बड़े स्टोन या कोई भी किनारे पड़ा हुआ, किडनी में पड़ा हुआ, तो यूजुअली नुकसान नहीं करता। बस डेफिनेटली वो इन्फेक्शन की चांसेस थोड़ी बढ़ा देता है बस। लाइफस्टाइल के अलावा अगर हम देखें तो हम ऐसी कहाँ पे चूक कर जाते हैं कि हमें किडनी रिलेटेड इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती है। कई बार होता है कि जैसा आपने बताया कि किडनी रिमूव करनी पड़ जाती है, तो वो नौबत ही ना आ जाए। तो लाइफस्टाइल के अलावा हम कौन सी गलतियां कर जाते हैं और उसे कैसे सुधार सकते हैं? मेन बात यही है कि जब भी आप, एक तो जनरल चीज़ें हो गई कि हमने रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट कंट्रोल रखें, और जिससे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो नहीं ना पाए। अगर होता है तो जैसे स्लीप एपनिया भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को नींद नहीं आती, तो वो ये सब भी किडनी में पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली उससे, क्योंकि जब नींद नहीं आएगी तो बॉडी का आपका रिपेयर मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा। तो नींद का ना आना, धूप का ना लेना, विटामिन डी की कमी हो जाना, तो ये सब चीज़ मिला के एक ही सिंड्रोम होता है जिसमें कई चीज़ें मिल के साथ चलती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, प्लस थोड़ा सा आपको मन शांति के लिए योगा का सहारा लेना, भगवत भजन का सहारा लेना, ईश्वर में विश्वास रखना। हर चीज़ के लिए परेशान, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस जो डेवलप हो जाती है, इसमें क्या
होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, हर चीज़ में परेशान, क्योंकि भगवान पे किसी को भरोसा अब नहीं रह गया है। तो उस मानता है कि सब हम ही को करना है, या हम नहीं कर पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अनईजीनेस है ये तभी जाएगी जब आप ईश्वर में विश्वास रख के गीता और रामायण के जो तत्वों को जान के और भगवान की जो प्लान है उसको समझेंगे, कर्मा थ्योरी को समझेंगे, तभी आप जो है अनकंडीशनल लव और सपोर्ट कर पाएंगे बॉडी को भी। क्योंकि जब तक आप परेशान रहेंगे हर चीज़ में, डॉक्टर साहब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम अगर पास नहीं हो पाए तो क्या होगा, हमारा बिजनेस नहीं चला, तो ये जो परेशान होने की नीयत है वो तभी जाएगी जब आप स्पिरिचुअल माइंडेड होंगे। और जब वो होंगे तो फिर आपकी हर चीज़ें अपने आप सेट होती जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है खाली खान पान पर जोर देने से नहीं होगा, खान पान के साथ ही जो मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी तभी मिलेगी जब आप सब तरफ से धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक सब रूप से सुदृढ़ होंगे। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और जब वो टाइम आता है ट्रांसप्लांट करने का तो कई लोग हिचकते हैं और कई लोग बोलते हैं नहीं हमें नहीं कराना, हम एक ही किडनी पे सरवाइव कर जाएंगे, या एक ही किडनी होने के बाद ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट नहीं करते हैं डॉक्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट जब सजेस्ट किया था मतलब दोनों किडनियां काम नहीं कर पा रही हैं, तभी ट्रांसप्लांट। अगर एक किडनी भी काम करी तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होगी और कोई जरूरत नहीं होगी, डायलिसिस की जरूरत भी नहीं होगी। तो अगर दोनों किडनियां एक लेवल के नीचे जाती तभी ट्रांसप्लांट हो पाता है। आज के दिन में एडवांसमेंट के साथ ट्रांसप्लांट काफ़ी सक्षम इलाज हो चुका है, सस्ता भी होता जा रहा है। 6-7 से 10 लाख तक में ट्रांसप्लांट्स हो जाते हैं। बस डोनर्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई लोग अभी भी समझदारी की कमी के कारण से फैमिली में देना पसंद नहीं करते या जानते नहीं हैं। तो आज के दिन में 95 to 100% करीब सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट से जिनकी एवरेज लाइफ 10 से 15 साल बढ़ जाती है, और जो आज से 5-10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। और रिसर्चेस भी आ रहे हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट की अगर सलाह दी जाती है तो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज एंड कॉस्ट वाइज भी डायलिसिस से बेटर है, क्योंकि डायलिसिस पे डिपेंडेंस आपकी छूटती नहीं है। ट्रांसप्लांट पे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना काम कर सकते हैं और आपकी किडनी काम करने लगती है। क्योंकि किडनी का ना काम करना खाली किडनी की बीमारी नहीं है, किडनी का ना काम करना सिस्टमिक बीमारी है। अगर एक किडनी काम कम कर रही है तो हार्ट पे, लीवर पे, ब्रेन पे, सब पे इफेक्ट, स्किन पे, सब पे इफेक्ट डालेगी। तो इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि किडनी पूरा मेटाबॉलिक ऑर्गेन है और वो पूरा एक्सक्रीशन का, गंदगी हटाने का काम कर रही है। तो जब वो काम नहीं करेगी तो जो गंदगी इकट्ठा होगी वो शरीर के हर अंग को इन्वॉल्व करेगी। इसलिए किडनी को ठीक करने से और जो कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे ब्रेन के हों, चाहे लीवर के हों, वो भी कम हो जाएंगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी कि सिस्टमिक किडनी एक किडनी बीमारी नहीं है, किडनी एक सिस्टमिक बीमारी है। जैसे अगर आपकी घर की नाली ब्लॉक हो जाए तो घर में सब कुछ होते हुए भी आप घर में रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ कूड़ा घर में भर जाएगा। वही बात यहाँ हो रही है। तो किडनी को ठीक, नाली साफ करना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह किडनी को बदलना या किडनी की डायलिसिस करना जरूरी है। तो ये अगर सलाह दी जाती है तो आज के दिन में डरना नहीं चाहिए, और फैमिली डोनर्स को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि लीगली ये पोजीशन है कि फैमिली के अलावा कोई डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व होती है, कई लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए सरकार ने कानून बनाया है कि अनरिलेटेड डोनर्स नहीं होने चाहिए। या तो कैडेबल डोनर हो, कैडेबल मीन्स होता है बॉडी डेथ हो जाए, वेंटिलेटर पे हो, हार्ट और लंग चल रहा हो, तो वो किडनी दी जा सकती है। बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है, लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं मिलती तो लिविंग डोनर देता है, जो फैमिली से होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई नुकसान यूजुअली नहीं होता और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया है। ओके, जब हमारी दोनों किडनी अच्छे से वर्क कर रही होती है और अगर हमें रिक्वायरमेंट है किसी को डोनेट करने की, तो कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हम एक नहीं देंगे, राइट? जैसा आपने कहा कि हेजिटेट करते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, इनफैक्ट फैमिली मेंबर भी। तो उस सिचुएशन में लोगों के मन में ये होता है कि क्या एक किडनी से हम उस लेवल की लाइफ जी सकते हैं? तो एक मिनट चाहूंगी आप इस पे थोड़ा सा देखिए, कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं, लेकिन हमने जैसा बताया कई लोग 1 लाख में एक व्यक्ति ऐसा जो एक ही किडनी के साथ पैदा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसे किसी दूसरे कारण से किडनी खराब हो जाती है या निकालना पड़ता है, जैसे ट्यूमर हो गया, स्टोन हो गया। तो ऐसे में एक किडनी पूरी तरह सक्षम है। यही तो भगवान की महिमा है कि एक किडनी ऐसी सक्षम है कि पूरा जीवन किसी को निकाल देती है, पता तक नहीं चलता है। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट बनाया गया है। और लिविंग किडनी डोनर इज द ओनली डोनेशन जहाँ पे एक लिविंग डोनेशन होता है। हार्ट और लंग और लीवर्स यूजुअली जो है कैडेवर से लेते हैं, लीवर भी बढ़ जाता है, लेकिन किडनी केवल ऐसा वर्ड में मेडिकल साइंस का चमत्कार है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक तरह से किडनी लगी हुई है, और उसका यूज़ हम दो लाइफ को बचाने में कर सकते हैं। कि एक किडनी को तो उसको डोनर को हुई और दूसरी किडनी से, डोनर एक किडनी से चलेगा और रेसिपिएंट भी एक किडनी से चलेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आविष्कार है और जिसका फ़ायदा मिलता है, और कई बार आपकी ज़िंदगी
एक ढर्रे पे आके संवर जाती, नहीं तो आपका जैसे किसी को 40-50 के उसमें किडनी पे इफेक्ट आया तो उसकी फैमिली अधूरी रह जाती है, उसकी कई और समस्याएं आ जाती हैं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर किसी का लाइफ एक्सटेंशन आप 15 से 20 साल 25 साल कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, जो पहले आज से 5-10 साल पहले संभव नहीं था। और इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है, आज के दिन में 5 से 10 लाख के बीच में सब काम हो जाता है। बाकी जो हमारी बीमारी है वो हमारी किडनी पे इफेक्ट करती है, या हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स कई बार ऐसा हो सकता है कि बाकी बॉडी पे बिल्कुल बिल्कुल सब इंटर रिलेटेड है, कोई चीज़ आइसोलेशन नहीं चलती। जैसे अगर कश्मीर में बम फूटता है तो आसाम भी परेशान होता है और महाराष्ट्र भी परेशान होता है, उसी तरह यहाँ भी है कि हाँ खतरा सब पे बराबर है। और इसीलिए बॉडी को एज यूनिट मानते हैं, कभी किसी को इंडिविजुअली नहीं ट्रीट करते। किडनी ट्रीटमेंट कई बार आता है तो हम तो पहले उसका हार्ट देखते हैं, क्योंकि हार्ट से पंपिंग अच्छी आ रही है कि नहीं। हो सकता है किडनी का बीमारी का कारण ही हार्ट हो या लंग हो या लीवर हो, क्योंकि हर चीज़ मेजर है और किसी को कम बेसी नहीं आका जा सकता और सबकी ज़रूरत है। जैसे परिवार में हर व्यक्ति की ज़रूरत है, उसी तरह यहाँ भी हर अंग जो है बराबर है। यानी कि हमें ओवरऑल हेल्दी रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लास्ट में बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ओवरऑल हेल्दी अगर हमें रहना है तो हमें कैसी लाइफस्टाइल, हालांकि आपने प्रोग्राम में बताया, बट शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि क्या यूज करना, हमारी लाइफस्टाइल को किस तरीके से रखना होगा। हाँ, तो शॉर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना आहार विहार दुरुस्त रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जो डाइट में फैट, स्वीट्स, मैदा जैसी चीज़ें या रिफाइंड ऑयल्स जैसे कम करें। आज के दिन में हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध घी या ओलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, जो सीड ऑयल हैं वो यूज़ करें, या शुद्ध घी यूज़ करें या सरसों का तेल, लेकिन रिफाइंड यूज़ ना करें। दूसरी तरफ मैदा का यूज़ ना करें। चीनी और नमक मिनिमम क्वांटिटी, चीनी तो ना यूज़ करें, नमक मिनिमम क्वांटिटी यूज़ करें। एक्सरसाइज रेगुलर करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, जंक फूड बच्चों को न दें, बच्चों कंप्यूटर, व्हाट्सएप या जो स्क्रीन टाइम है वो कम करें। और शांति के लिए या कर्मा थ्योरी जानने के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, सत्संग का भाग लें, गीता रामायण, क्योंकि अंत में भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो जब तक आप ईश्वर की कंप्लीट सरेंडर नहीं करेंगे, पूर्ण शरणागति में नहीं जाएंगे, तब तक आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि आपको हर जगह एंशियसनेस रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, ये क्यों हो गया, डेथ क्यों हो गई, किसी की डिजीज़ क्यों हो गई, बुढ़ापा क्यों आ गया, फेलियर क्यों हो गया। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं कर्मा थ्योरी में है कि भाई कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म ही, फल की इच्छा ही नहीं छोड़ना है, कर्तापन का त्याग भी करना है। कर्तापन का त्याग होता है कि हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, हमें एक ट्रस्टीशिप मिला है, हम काम कर रहे हैं। हम ये मान लें हम डॉक्टर हैं, हम ठीक करते हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि हम नहीं करते, सही में नहीं करते। हम कई लोगों नहीं ठीक कर पाते, इसका मतलब कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं, करने वाला कोई और है। वी आर नॉट द डूअर्स। तो कर्तापन का, फल का भी त्याग करना और कर्तापन का भी त्याग करना है, और तभी जाके आप शांति चित्त होकर मस्ती से बैठेंगे, अपना काम करके किनारे होकर बैठेंगे कि भैया जो हो साक्षी भाव में देख सकते हैं, जो हो रहा है वो देखना पड़ेगा। यानी कि साइंस भी स्पिरिचुअलिटी को मानता है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतनी इम्पोर्टेंट एंड हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।